नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की यह वीडियो उन परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है जो आगामी 5 जनवरी 2026 को यूजीसी नेट इतिहास विषय से देने जा रहे हैं। यूजीसी नेट हिस्ट्री सीरीज की यह 12वीं वीडियो है। तो सर्वप्रथम जो है आप सभी को आपके कल के पेपर के लिए जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, आप निश्चित रूप से नेट जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, मानव शास्त्र निम्नलिखित से संबद्ध है। तो जो मानव शास्त्र है हमारा, वह मानव के क्रम विकास, वर्धन एवं विकास से संबंधित है। विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। हमारा दूसरा प्रश्न है, ब्राह्मी प्राचीन कालीन है। तो जो प्राचीन कालीन ब्राह्मी और बेसिकली वह एक लिपि है। विकल्प 2 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, जैनियों के अनुसार सिद्ध आत्मा कितनी श्रेणियों के होते हैं। तो जैनियों के अनुसार जो सिद्ध आत्मा वो 5 श्रेणियों की होती है। कितनी श्रेणियों में? वह 5 श्रेणियों में विभाजित होती है। तो विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। ठीक है, जैसे इसमें है आपका एक सिद्ध परम श्रेष्ठी होता है, एक अरहत परम श्रेष्ठी होता है, एक आचार्य होता है, एक उपाध्याय होता है और एक साधु होता है। तो ये 5 श्रेणियां होती हैं। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है विकल्प 4। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण के कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो है ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? अध्यापन है, प्रतिग्रह है, दान है, भूत रक्षण का कार्य जो ब्राह्मण का नहीं बल्कि यह कार्य किसका है? यह कार्य क्षत्रिय का है। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है विकल्प 4। हमारा अगला प्रश्न है, सौंदरानंद काव्य के लेखक हैं। तो सौंदरानंद काव्य के लेखक कौन है? अश्वघोष हैं। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों तथा प्रकरणों में विभाजित है। तो अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। इस प्रकार से विकल्प 1 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, कालामुख निम्नलिखित में से किससे जुड़ा संप्रदाय। तो कालामुख जो है शैव धर्म का एक प्रसिद्ध संप्रदाय है। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल शासक बाबर के समय का प्रमुख चित्रकार निम्नलिखित में से कौन था। तो मुगल शासक बाबर के समय का प्रमुख चित्रकार बेहजाद था। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के राज्य में किस राजपूत शासक को सर्वोच्च मनसब प्राप्त था। तो अकबर के शासनकाल में है आमेर के राजा कुंवर मान सिंह को जो है सर्वोच्च मनसब का पद प्रदान था। इनको 7,000 का मनसब दिया गया था। एक साथ ही साथ जो है एक मिर्जा अजीज कोका थे, मिर्जा अजीज कोका, उनको भी 7,000 का मनसब जो है अकबर के समय में दिया गया। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है विकल्प 4। हमारा अगला प्रश्न है, पालखेड़ के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को किसने पराजित किया था। तो पालखेड़ का युद्ध जो है 1728 में जो हुआ था उसमें हैदराबाद के निजाम को पेशवा बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था। विकल्प 1 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की सेना का वह सैन्य प्रमुख कौन था जिसने वारंगल के काकतीयों पर आक्रमण किया था। तो वारंगल के काकतीयों पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का सेनापति मलिक काफूर था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था। विकल्प 2 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर ने बैरम खां के पतन के तत्काल बाद वकील के पद पर किसे नियुक्त किया था। तो मुनीम खां को उसने नियुक्त किया था। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है,
शेरशाह सूरी के प्रशासन के संदर्भ में प्रत्यक्ष सूचना निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रदान की है? तो शेरशाह सूरी के प्रशासन के संदर्भ प्रत्यक्ष सूचना जो है अब्बास खान सरवानी के द्वारा प्रदान की गई। विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, तालिकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो तालिकोटा का युद्ध जो 1565 में लड़ा गया था। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी रचना कंबन ने नहीं की है? तो कंबन की रचना कंब रामायण है, सदोपकार अन्यथी है, अंतथी है और एरल पुथु है। मुअर उला जो है उनकी रचना नहीं। प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है विकल्प 2। हमारा अगला प्रश्न है, एकता पद से क्या आशय है? तो एकता पद से हमारा आशय है कि सैन्य और सिविल सेवाओं के बदले जो भूमि का एक टुकड़ा या खंड प्रदान किया जाता था उसी को एकता कहा जाता था। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नक्शबंदी सिलसिला का आरंभ किसने किया था? तो भारत में नक्शबंदी सिलसिले का आरंभ किया था ख्वाजा बकी बिल्लाह ने। विकल्प 4 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, आरंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान सोरा के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आरंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान सोरा निर्माण का को जो मुख्य कार्य होता था वह बिहार में होता था। विकल्प 3 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग को निम्नलिखित नाम से जाना जाता। तो कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो पटना स्कूल को कहा जाता था। विकल्प 4 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के किस नेता को ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने ब्रिटिश शासन का एकमात्र शत्रु कहलाने योग्य कहा था? तो उस ब्रिटिश मजिस्ट्रेट का जो स्टेटमेंट था एकमात्र शत्रु कहलाने योग्य वह बाबू कुंवर सिंह के विषय में कहा गया था। तो विकल्प 4 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, साम्राज्यों का उत्थान और पतन चर्बी युक्त कारतूस का विषय नहीं, यह कथन है बेंजामिन डिज़रायली का कथन है, उसने ब्रिटिश संसद में बोला था। विकल्प 3 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गैर वैदिक उपनिषद नहीं कहा जा सकता? तो जाबालो उपनिषद गैर वैदिक है, गर्भ उपनिषद गैर वैदिक है, सुबाला उपनिषद गैर वैदिक, केन उपनिषद जो है गैर वैदिक नहीं है, केन उपनिषद। ठीक है, विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1874 में भारत में श्रमजीवी जर्नल पत्र का शुभारंभ किया? तो भारत में 1874 में श्रमजीवी जर्नल पत्र का शुभारंभ जो है शशिपाद बनर्जी के द्वारा किया गया था। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में कुल कितने चार्टर एक्ट लागू किए? तो अंग्रेजों ने भारत में कुल 4 चार्टर एक्ट लागू किए। 1793 का होगा, 1813 है, 1833 और 1853 है। ये जो 4 चार्टर एक्ट जो है अंग्रेजों के द्वारा भारत में लागू किए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव मात्र हेतु एक धर्म एक जात और एक ईश्वर निम्नलिखित में से किसका मुख्य संदेश था? तो एक धर्म एक जात और एक ईश्वर नारायण गुरु का संदेश था। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्रा थे। विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1971 और 1976 का 25वां और 42वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किसका पूर्वोदाहरण है? तो बेसिकली जो है 1971 का और 76 का जो 25वां 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो वह नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। 39 जो आपका 1971 का 25वां संविधान संशोधन है 39B और 39C जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, तो यह नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। विकल्प 2 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, जब तक शोधकर्ताओं को क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे वर्गीकृत करना है इसकी जानकारी न हो तो यह केवल समय की बर्बादी। यह कथन किसका है? तो बी शेख अली का स्टेटमेंट है। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने नहीं की है? तो आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम है,
आठ सप्तम है, 10 गीत का सूत्र है, ब्रह्म सिद्धांत जो उनकी रचना नहीं, विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम महासर्वेक्षक निम्नलिखित में से कौन था? तो बंगाल का प्रथम महासर्वेक्षक जो है वह जेम्स रेनेल थे, विकल्प 3 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, इतिहास के जनक हेरोडोटस ने निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में लिखा है? तो इतिहास के जनक हेरोडोटस ने एथेंस और स्पार्टा के युद्धों के संबंध में, जो उसमें तत्कालीन युद्ध चलते थे, उनके विषय में लिखा। विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सी पुस्तक है जिसमें महिलाओं को वह माँ थी, वह माँ है और वह माँ रहेगी के रूप में चित्रित किया गया है? तो ये जो है आपका आनंद मठ है। आनंद मठ विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। और इसी को आधार बनाकर जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्रण किया था। विकल्प हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मैं पुरुषों से जुड़ा हूं जो हालांकि लोगों द्वारा देखा नहीं गया, लेकिन फिर भी उनकी ईश्वर के रूप में श्रद्धा की जाती है और जो लोगों की भावनाओं से जुड़े प्रत्येक पहलू को महसूस करते हैं। यह उक्ति रिपन द्वारा किसे कही गई है? तो रिपन ने ए ओ ह्यूम के लिए कहा है। यह उक्ति जो है रिपन ने ए ओ ह्यूम के लिए कहा है। विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथक आंध्र बनाने की मांग करते हुए भूख हड़ताल करने वाले नेता पट्टू श्रीरामल की मृत्यु निम्नलिखित में से किस तिथि को हुई थी? तो श्रीरामल की तिथि जो है पृथक आंध्र की मांग को लेकर जो है करती हुई थी। कुल 58 दिनों का जो इन्होंने अनशन किया था। और 15 दिसंबर 1952 की घटना, 15 दिसंबर 1952 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी, न कि 19 सितंबर, 19 अक्टूबर, 19 नवंबर, 19 दिसंबर। कब? 15 दिसंबर की घटना, 15 दिसंबर 1952 की। तो इस जो है आप इसको सही कर लीजिए। प्रश्न ये यूजीसी के द्वारा डिलीट किया गया है। अगला प्रश्न है, यह किसने लिखा था कि स्कूल एवं कॉलेजों की तुलना में फैक्ट्रियां अधिक प्रभावी हो सकती हैं तथा राष्ट्र की गतिविधियों को नया जन्म दे सकती हैं? ये महादेव गोविंद रानाडे का कथन है। विकल्प 2 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बारिसाल में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की? तो बारिसाल पश्चिम बंगाल में है। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विन कुमार दत्त के द्वारा की गई थी। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मेजनी की जीवनी लिखी? तो मेजनी की जीवनी जो है लिखने वाले बी.डी. सावरकर हैं। इन्होंने जो है मेजनी की जीवनी लिखी। प्रश्नगत हमारा सही उत्तर विकल्प 3। साथ ही साथ जो है लाला लाजपत राय ने भी जो मेजनी की जीवनी लिखी है। तो प्रश्नगत चूंकि हमारा बी.डी. सावरकर, इसलिए हमारा सही आंसर होगा बी.डी. सावरकर, विकल्प 3। अगला प्रश्न है, भूतकाल स्थिर होता है परंतु भूत के संबंध में लेखन परिवर्तन होता है, यह कथन निम्न से कहां पाया जाता है? तो इसकी चर्चा जो है हुई है यूजीसी मॉडल क्यूरिकुलम ऑन द हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी 2001 में। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इतिहासकारों की इतिवृत्ति से जुड़ा था? तो इतिहासकारों की इतिवृत्ति से जो है लुसिन फेब्रे जुड़ा हुआ। विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। कौन? लुसिन फेब्रे। अगला प्रश्न है, प्राच्य विद्या पूर्व तथा पश्चिम के बीच सत्ता मूलक तथा ज्ञान मीमांसा मूलक आधारित विचारों की शैली पर आधारित है। ठीक है, ये जो है आधारित है। यह वक्तव्य किसका है? तो ये वक्तव्य जो है एडवर्ड डब्ल्यू शेड का है। विकल्प 4 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, चूड़ामणि एक आभूषण है। चूड़ा मतलब कंगन का पर्यायवाची है। धातु निर्मित होता है, ये बिल्कुल सही है। सीता द्वारा हनुमान को प्रदत्त है, ये भी सही है। जहाँ लंका में हनुमान जी गए थे तो सीता जी ने उनको अपना चूड़ामणि उतार के दिया था। बंगाल में एक स्थान का नाम है। तो बंगाल में एक चूड़ामणि बिहार तो है, एक चूड़ामणि बिहार है। स्थान का नाम तो नहीं, लेकिन चूड़ामणि बिहार के नाम से इसको जाना जाता है।
ठीक है, तो एक सही है, बी सही है। आखिर बाल की सज्जा में प्रयुक्त होता नहीं है, श्रीमद् रामायण में वर्णित है, ये भी सही है। तो आप इसको कर लीजिए ए बी सी और ई, ए बी सी और ए बी, ए सी बी ई, आपका विकल्प एक हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख है? तो सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख जो है बेसिकली यह चंद्रगुप्त मौर्य के से संबंधित है। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है और यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। मौर्य काल का एकमात्र जो ताम्रपत्र अभिलेख है जो कि कहाँ से जारी किया गया था, यह भी प्रश्न पूछा जाता था। मानवासी जैक्सन के द्वारा जो है, मानवासी के अमात्यों के द्वारा जारी किया गया था। इसमें बेसिकली जो अकाल के समय जो है, अकाल से की स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पे अन्नागार बनाए गए थे। ठीक है, यहाँ पर भंडारण अन्न का किया जाता था। तो मानवासी जंक्शन से जारी किए गए थे। साथ ही साथ में मथुरा, चान्हू और आदि का उल्लेख मिलता है। कुंचू, कुछ ऐसे और जो है छोटे छोटे जो अन्नागार थे उनकी भी चर्चा इसमें मिलती है। तो मथुरा, चान्हू, मानवासी जंक्शन, ठीक है, और खाद्यान्न का भंडार, ये खाद्यान्न का भंडार। तो ए बी सी डी आपका सही हो जाएगा। तो विकल्प ए बी सी डी, विकल्प 3 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के उत्खनन में पाई गई नर्तकी का संबंध ताम्रपाषाण युग से बिल्कुल है। तत्कालीन धातु कर्म का उदाहरण है, बिल्कुल है। सौंदर्य का उदाहरण ये भी है, ताम्र युग से संबंधित, ये भी पूरा पाषाण काल से इसका कोई संबंध नहीं। तो ए बी सी डी हमारा सही आंसर होगा। विकल्प ए बी सी डी, विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोतों में सम्मिलित है। श्रीमद् रामायण है, सिक्के हैं, श्रीमद् महाभारत है, मेगास्थनीय रचित, नहीं, साहित्यिक स्रोत में सिक्के नहीं है, साहित्यिक स्रोत में सिक्के नहीं है। मेगास्थनीय रचित इंडिका है, अर्थशास्त्र है, लेकिन सिक्के नहीं है। तो ए सी डी ई आपका सही आंसर होगा। ए सी डी ई, विकल्प 4 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था निम्नांकित में से किन पर आधारित है? तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि उत्पाद पर आधारित है। विकल्प भी धातु कर्म उद्योग पर आधारित है। विकल्प सी है वस्त्र उद्योग पर भी आधारित थी। कागज प्रौद्योगिकी का से मौर्य काल का कोई संबंध नहीं है, इस पर उनकी आजीविका नहीं चलती थी। तो बावड़ी उत्खनन से भी संबंधित है। तो ए बी सी ई आपका सही आंसर है। ए बी सी ई, विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्का शास्त्र में निम्नलिखित में से किसके बारे में व्याख्या की गई है? तो पहला है युगों की अर्थव्यवस्था, बिल्कुल सही है। सिक्के का मूल्य, ये भी सही है। प्रयोग की जाने वाली धातु, ये भी सही है। काष्ठ उद्योग से इसका कोई मतलब नहीं है। और शासकों की प्रतिमाएं, ये भी सही है। तो ए बी सी ई ही इसका सही आंसर होगा। ए बी सी ई, विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, अग्रहार निम्नांकित में से किन्हें उपहार स्वरूप दिया गया गांव है? तो उपहार स्वरूप जो है अग्रहार केवल जो है धार्मिक अनुदानों के लिए दिया जाता था। ब्राह्मणों को इसे में सम्मिलित किया गया था। व्यापारी, विदेशी यात्री, शिल्पकार, इनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। तो प्रश्नगत हमारा उत्तर होगा विकल्प 1। वैसे यूजीसी ने इसको जो है डिलीट कर दिया, ड्रॉप कर दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम दक्षिण भारतीय भाषा का युग्म चुनिए। अब इसमें देखिए क्या है आपका, तो इसमें जो है तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है। ये 4 जो आपका दक्षिण भारतीय भाषा, डोगरी आपकी काश्मीरी भाषा है। तो ए बी सी डी आपका सही आंसर होगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी, विकल्प 2 आपका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, आलवार और नैनार निम्नांकित में से किससे संबंधित है? तो आलवार हिंदू धर्म से संबंधित है, आलवार नैनार।
वैष्णव धर्म से अलवार संबंधित है, शैव धर्म से नायनार संबंधित है, ये सभी वैदिक धर्म है, जैन धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ABCD आपका सही आंसर होगा। विकल्प ABCD विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, काकतीय कला के जटिल उत्कीर्णन निम्नांकित में से किनके सातत्य में है? तो जो हमारी काकतीय कला है वह चालुक्य कला से प्रभावित है, सातवाहन कला से प्रभावित, राष्ट्रकूट कला से प्रभावित, स्थानीय कला परंपरा से प्रभावित है, चोल कला से इसका कोई संबंध नहीं है। तो विकल्प सी हमारा गलत है। तो ABDE आपका सही आंसर है। ABD विकल्प 3 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापार और वाणिज्य का परियोजना निम्नांकित से संबंधित विषयों को विकसित करना था। तो व्यापार और वाणिज्य का जो मुख्य उद्देश्य है खाद्य उद्योग से संबंधित सही है, आर्थिक स्थायित्व है, जनता का शोषण से व्यापार वाणिज्य का कोई मतलब नहीं है, अन्योन्य आश्रितता है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, बाउंड्री का निर्माण भी से संबंधित है। तो ABDE आपका सही आंसर होगा। ABDE विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, अबुल फजल के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला विकल्प ये है, अबुल फजल शेख मुबारक के द्वितीय पुत्र थे, सही, इनके बड़े भाई का नाम फैजी था। विकल्प बी, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा रचित महान कृति, यह भी हमारा सही है। विकल्प सी, अबुल फजल ने भूगोल के शब्दकोश मौसम उल बदलान के भाग का अनुवाद किया, यह बिल्कुल गलत है, इसका संबंध इससे नहीं है। विकल्प डी, राजकुमार सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या की गई थी, यह विकल्प भी हमारा सही है। और विकल्प ई, अबुल फजल ने महाभारत के फारसी अनुवाद का प्रकाशन किया था, यह भी सही है। तो सी निकाल दीजिए। ABD आपका सही आंसर है। ABDE विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है, मलिक अंबर के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला विकल्प है, मलिक अंबर को मुर्तजा निजाम शाह के मंत्री चंगेज खां के हाथों अहमदनगर में बेचा गया, बिल्कुल सही है, विकल्प ए सही है। विकल्प बी है, भटवादी का युद्ध मलिक अंबर द्वारा विजित दक्कन के इतिहास में सर्वाधिक निर्णायक युद्धों में से था, यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है, वर्ष 1607 में मलिक अंबर ने अपनी राजधानी दौलताबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर खिड़की में स्थानांतरित की। तो ये जो है आपका जो खिड़की में स्थानांतरण राजधानी का किया था, ये खिड़की में तो किया था लेकिन 1607 में नहीं किया था बल्कि 1610 में किया था, इसलिए विकल्प सी आपका गलत है। विकल्प डी है, मलिक अंबर ने गुजरात के गवर्नर अब्दुल्ला खां को पराजित किया, यह भी सही है। विकल्प ई है, मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली प्रमुखतया राजा टोडरमल के मॉडल पर आधारित, ये भी हमारा सही है। तो इसमें से आप सी निकाल दीजिए। तो ABDE आपका विकल्प 4 सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, अकबर के दरबार में तंबाकू सन 1604-5 में आरंभ किया गया है, सही है। विकल्प बी है, लहरी बंदरगाह सिंध प्रांत का प्रमुख समुद्र पट्टन था जहां से सूती वस्त्र पर्सिया की खाड़ी में निर्यात किया जाता है, यह भी हमारा सही है। विकल्प सी है, पिपली बंदरगाह मालाबार के समुद्र तट पर अवस्थित है, ये तो गलत है। पिपली बंदरगाह जो मालाबार तट पर नहीं था बल्कि जो है उड़ीसा के बालासोर में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा के बालासोर में। तो विकल्प सी गलत है। विकल्प डी है, मोरलैंड के अनुसार सन 1640 से 1660 के मध्य भारत में 13 बार दुर्भिक्ष पड़े हुए, ये भी सही है। और विकल्प ई है, 16वीं सदी में सोरा की सर्वाधिक आपूर्ति कश्मीर से होती थी, यह भी हमारा गलत है। सोरा की सबसे अधिक आपूर्ति कश्मीर से नहीं होती थी बल्कि बिहार से होती थी। तो ए, बी और डी आपका सही होगा इसमें। फिर ABD विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें हमें सत्य कथन का चुनाव करना है। तो पहला है कि जहांगीर ने चित्रकार अबुल हसन को नादिर उल जमा युग का आश्चर्य की उपाधि से सम्मानित किया, बिल्कुल सही है। इसके बाद है, जहांगीर ने चित्रकार अका रिजा को नादिर उल अस्र की उपाधि से सम्मानित किया, यह गलत है। यह उपाधि जो है
नादिर उल अस्र जो मंसूर की उपाधि थी, न कि अकारिजा की थी। ठीक है, ये तो गलत हो गया आपका। विकल्प सी है, उस्ताद मंसूर जहांगीर के शासनकाल के महानतम चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने पशु पक्षियों की चित्रकारी में उत्कृष्टता प्राप्त की। भी सही है विकल्प हमारा। विकल्प डी है, जोसेफ फादर फर्नाउगुडियो जिन्होंने साम्राज्यवादी दरबार में पदार्पण किया, उनका कहना जहांगीर को यूरोपीय चित्रकला पसंद थी। तो यह विकल्प भी हमारा सही है। इसके बाद है विकल्प ई, जहांगीर के एल्बम में हाशिए की सजावट सामाजिक विचारों की अभिव्यक्तियों से संबंधित दृश्य से ओतप्रोत है। तो आपका केवल बी गलत है। तो ए बी गलत है, ए सी डी ई विकल्प 3 आपका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख विद्रोह का दमन करने में बहादुर शाह की विफलता के क्या कारण थे? तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में जो सिख विद्रोह का दमन हुआ था, विकल्प ये है कि सिख लोगों को स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त है। यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है, सिख ने इस क्षेत्र का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जिसके पश्चात गुरिल्ला युद्ध विधि का शुभारंभ हुआ। यह भी सही है। विकल्प सी है, मुगल सेनापतियों की पारस्परिक ईर्ष्या एवं झगड़ा। यह भी सही है। विकल्प डी है, सिख विद्रोह और उनकी रणनीति की प्रकृति के विरुद्ध साम्राज्यवादियों की दुर्बलता। ये भी सही है। विकल्प ई है कि बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के निधन के पश्चात राजगत संपत्ति का नियम लागू किया जिसके परिणाम से जन आंदोलन प्रारंभ। इसका इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपका ए बी सी डी विकल्प सही है। तो विकल्प एक हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग के कहने पर हिंदू विधि सार संकलन 1775 में 11 पंडितों की समिति द्वारा किया गया था। तो इसमें है विकल्प ये है कि यह सार संग्रह एन.बी. हाथेड़ द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित हुआ। ठीक है, तो ये तो सही है। विकल्प बी, इसमें यूरोप के न्यायाधीशों को सहायता मिली और अंतर्देशीय भाषांतरकारों पर उनकी निर्भरता कम हो गई। ये भी सही है। इसके सी है, इसके फलस्वरूप रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व कम हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, यह गलत है। विकल्प डी है, इसमें ब्रिटिश को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतवासियों को विधिक अर्थ में समझने में सहायता मिली। यह भी महत्वपूर्ण है। और विकल्प ई है, यह पिट्स इंडिया एक्ट को पारित करने में अति महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुआ। ये भी नहीं है। तो आपका जो है सी और ई गलत है। तो ए बी डी आपका सही आंसर होगा। ए बी डी विकल्प एक आपका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सेकंड, भारत का संविधान बनाने के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए है, केंद्र स्तर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा द्विसदनीय विधायिका पुनः स्थापित की गई। ये सही है। विकल्प बी है, प्रांतों में द्वैध शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा पुनः स्थापित हुआ। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन नहीं बल्कि जो है केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। यह विकल्प हमारा गलत है। विकल्प सी है, एनी बेसेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को इंग्लैंड द्वारा दिए जाने और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के योग्य नहीं माना था इन्होंने। यह भी हमारा सही है। विकल्प डी, प्रांतीय स्वायत्तता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा पुनः स्थापित किए। बिल्कुल सही है। अब विकल्प ये, कांग्रेस ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को अस्वीकार कर दिया है। भी हमारा सही है। तो इसमें केवल आपका जो है बी गलत है। तो ए सी डी ई नहीं, इसमें ए सी डी नहीं है, इसमें बी सी डी ई होगा। ए है, प्रांतों में द्वैध शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900 द्वारा पुनः स्थापित किया। ये सही है। और ए आपका गलत है। 1935 के द्वारा केंद्र जो है द्विसदनीय व्यवस्था का नहीं स्थापित की बल्कि 1919 के द्वारा इसको किया गया था। तो बी सी डी ई आपका सही आंसर होगा। बी सी डी विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है,
तारकेश्वर सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तारकेश्वर सत्याग्रह लगभग 1925 के आसपास जो है पश्चिम बंगाल में चलाया गया था, तो इसका नेतृत्व विनोबा भावे ने किया। गलत है। विकल्प बी है स्वामी विश्वानंद और स्वामी सच्चिदानंद ने सत्याग्रह के लिए महावीर दल का गठन किया, तो ये बिल्कुल सही है। विकल्प सी है यह धर्म सुधार आंदोलन था, बिल्कुल था। यह मंदिरों में जो विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार फैले हुए थे उनके विरुद्ध जो एक सुधारात्मक धार्मिक सुधार आंदोलन था, ये सही है। विकल्प से ब्रिटिश सरकार ने इस सत्याग्रह को समर्थन किया, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं है। चितरंजन दास इस सत्याग्रह से जुड़े थे, विकल्प ई भी हमारा सही है। तो बी सी ई हमारा सही आंसर होगा, बी सी ई। विकल्प 4 हमारा सही है। हमारा अगला प्रश्न है ठगी अधिनियम 1836 और ठगी विभाग का एकमात्र उद्देश्य पुलिस और अभियोजक गैंग को धर्म के नाम पर अपराध वारित करने वाले के रूप में प्रदर्शित करना था। ठीक है, इसके संबंध में हमें ठगी अधिनियम 1836 के संबंध में कुछ स्टेटमेंट हैं। विकल्प ए है यह विभिन्न आपराधिक कृत्य करने वाले समूहों को ठग करार देने के लिए सामंती सोच थी, ये तो बिल्कुल सही है। विकल्प बी है ब्रिटिश युद्ध के विरुद्ध कृत्य को समाज सुधार का कृत्य मानते थे, भी है। विकल्प सी सर विलियम स्लीमैन ठगी के विरुद्ध मुहिम के सूत्रधार थे, ये भी हमारा सही है। इसके बाद कन्फेंस ऑफ ठग नामक पुस्तक के रचयिता माइकल डैक्स नहीं, कन्फेंशन ऑफ ठग नामक पुस्तक के लेखक जो है मीडोज टेलर हैं। मीडोज टेलर हैं, ये वही मीडोज टेलर हैं जिन्होंने दक्षिण की महापाषाणिक संस्कृतियों की खोज की थी। और विकल्प ई है ठगी के रचयिता विलियम स्लीमैन नहीं, ठगी नामक एक ग्रंथ, इसके रचयिता जो है माइकल डैश हैं। कौन है? माइकल डैश हैं। तो आपका डी और ई गलत है, ए बी सी हमारा सही आंसर होगा। तो विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है इन व्यक्तियों की कांग्रेस से युति किसी स्वस्थ शरीर में रोगग्रस्त अंग की युति है और इसका एकमात्र उपचार शल्य चिकित्सीय पृथक्करण है। यदि कांग्रेस को रक्त विषाक्तरण से होने वाली मृत्यु से बचाना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं, विकल्प ए गलत है। विकल्प बी यह मदन मोहन मालवीय की उक्ति, यह भी गलत है। विकल्प सी है एच ए वाडिया ने लिखा, यह भी सही है। विकल्प डी है फिरोज शाह मेहता के पे यही माना, यह भी हमारा सही है। यह चरमपंथियों के बारे में विचार है, यह भी सही है। तो सी डी ई आपका सही आंसर होगा, सी डी ई। विकल्प 4 हमारा सही है। हमारा अगला प्रश्न है आर्य समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला है दयानंद आंग्ल वैदिक कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम लाहौर में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। डीएवी कॉलेज की स्थापना सबसे पहले लाहौर में लाला लाजपत राय और उनके अनुयायियों के द्वारा की गई थी, तो विकल्प ए सही है। विकल्प बी स्वामी श्रद्धानंद दयानंद के गुरु थे, बिल्कुल नहीं थे, बिरजानंद थे दयानंद सरस्वती के गुरु, स्वामी बिरजानंद। विकल्प सी सत्यार्थ प्रकाश दयानंद की आत्मकथा है, नहीं, इनकी आत्मकथा ये नहीं है, ये भी गलत है। हिंदी भाषा में इन्होंने इसकी रचना की थी सत्यार्थ प्रकाश की, जो कि मुख्य ग्रंथ है आर्य समाज का। विकल्प डी है लाला लाजपत राय गुरुकुल कांग्रेस से संयोजित थे, बिल्कुल सही है। और विकल्प ये दयानंद का जन्म मोरबी में हुआ था, यह भी सही है। तो ए डी ई आपका सही आंसर होगा, ए डी ई। विकल्प 3 हमारा सही है। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो पहला है विकल्प ए है उन्होंने 1939 में आयोजित त्रिपुरी कांग्रेस में कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचन में पट्टाभ सीतारमैया को हराया था, ये बिल्कुल सही है। 1939 का जो त्रिपुरी कांग्रेस का आयोजन हुआ था, तो उसमें जो चुनाव हुआ पट्टाभ सीतारमैया को उन्होंने हराया, जबकि गांधी जी का समर्थन पट्टाभ सीतारमैया के साथ था, तो विकल्प ए सही है। विकल्प बी लंदन थीसिस वर्ष 1933 में लंदन में एक आयोजित एक राजनीतिक सम्मेलन में उनकी अनुपस्थिति में दिए गए भाषणों का वो है, ये भी हमारा सही है। विकल्प सी है
सन 1922 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के व्यक्तिगत सहायक के रूप में भाग लिया था। बिल्कुल सही है। और अगला है इंडियन पीलीग्राम, उनकी अपूर्ण आत्मकथा का शीर्षक, ये भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी सही है। तो ABCD तो सही होगा। अनुशीलन समिति के सदस्य नहीं थे, विकल्प ये हमारा गलत है, तो विकल्प ABCD आपका सही होगा। तो ABCD विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, एडवर्ड सैड का प्राच्यवाद। एडवर्ड सैड का प्राच्यवाद क्या है? तो एडवर्ड सैड का प्राच्यवाद क्या है? तो इसमें आपका है कि यह विकल्प यह भारत के प्राच्यवादियों के कार्य के बारे में विमर्श या अनुचिंतन है। तो यह विकल्प हमारा सही है, यह सही है। और विकल्प बी है, ये तो सही नहीं लग रहा है। एडवर्ड सैड का प्राच्यवाद 1978, नहीं, यह भारत के प्राच्यवादियों के कार्यकाल में जो है कोई विचार से अनुचिंतन नहीं है, ये तो गलत है। विकल्प बी है, इसके फलस्वरूप सामंती व्यवस्था की सूझबूझ में बड़ा अंतर उत्पन्न हुआ, ये तो सही है। इसके बाद अगला है कि इससे अफ्रीकी लेखक प्रभावित हुए, ये भी हमारा सही है। और अगला है डी है, इसके फलस्वरूप गैर पाश्चात्य की पश्चिमी छवियों के बारे में क्रमबद्ध विधि सम्मत आशंका की भावना उत्पन्न हुई, ये भी हमारा सही। तो BCD आपका सही आंसर है। विकल्प 2 हमारा सही आंसर होगा, विकल्प 2। अगला प्रश्न है, इतिहास के निर्वाचन की अभिलाषा इतनी गहन है कि जब तक कि इतिवृत्त के संबंध में हमारी रचनात्मक धारणा नहीं होगी, हम या तो गूढ़वाद या दोष दर्शक तक प्रवृत्त हो जाएंगे। तो इसमें क्या है? तो इसमें जो है ये है कि आपका यह इतिहास के बारे में डियोड ह्यूम का कथन नहीं है, गलत है। यह मार्क्सवादी इतिहासकारों के मत को प्रतिबंधित करता है, ये भी आपका गलत है। इसके बाद है, यह इतिहास की व्याख्या के मुद्दे पर यह पोविक का मत है, बिल्कुल यह पोविक का ही मत है। और यह EH कार द्वारा प्रयुक्त उद्धृत वाक्य, ये भी हमारा सही है। और विकल्प ये, इसमें इतिवृत्ति के बारे में रचनात्मक धारणा पर बल दिया गया, यह भी है। तो आपका CDE हमारा सही आंसर होगा, CDE। तो CDE विकल्प 2 आपका सही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा अब यहाँ पे हमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में कुछ मध्यपाषाण युगीन औजारों के और स्थलों के नाम हैं, और सेकंड में ताम्रपाषाण युगीन स्थल हैं। क्या लिखा है? सॉरी है। तो अब हमें सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। तो देख लेते हैं एक बार। जो है औजार जो है मध्य पाषाण युगीन औजार, तो मध्य पाषाण युगीन औजार तो इसमें जो है औजार आपका हो जाएगा पूरा पाषाण से हो जाएगा, ए में 3 हो जाएगा। रंग आपका चित्रकला से संबंधित जो होगा 3 1 हो जाएगा। सिंधु जो है सिंधु आपके क्या पूछना चाह रहा, 3 1 2 4 तब आपका सही होगा। इसमें विकल्प 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, 3 1 4 2। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में है कुछ कालिदास के ग्रंथों के नाम है, सेकंड में उनसे संबंधित उसके जो है क्या उनमें वर्णित घटनाओं का विवरण उसमें है। तो कुमार संभव विकल्प है। कुमार संभव में शिव पार्वती विवाह और उनके पुत्र कुमार के जन्म की कथा है, तो ए में 2 हो जाएगा। विक्रमोर्वशीयम, तो विक्रमोर्वशीयम जो है बेसिकली जो है आपका दिव्य परी निम्फ की मोर्टन के साथ प्रणय कथा है, तो आपकी ये भी फर्स्ट हो जाएगा।
इसके बाद ऋतु संहार में 6 ऋतुओं की चर्चा है, तो इसमें आपका 4 हो जाएगा। और मालविकाग्निमित्र हरम नाट्य और समकालीन दरबारी हास्य है, तो 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 हमारा सही आंसर होगा। 2 1 4 3 विकल्प 3 सही है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट तो संधि है, तो संधि संधि या वार्ता होती है, ए में 4 हो जाएगा आपका। इसके बाद आसन है, तो आसन जो है बेसिकली आसन यान समाश्रय, इसमें देखिए ए में 4 आपका एक ही है, सही है, विकल्प 4। ठीक है, तो ए में 4, बी में 1, सी में 3, बी में 1 हो जाएगा। आसन तटस्थाई होता है, और समाश्रय जो अन्य व्यक्तियों का संरक्षण मांगना, यान जो है आपकी युद्ध की घोषणा किए बिना ही आक्रमण की तैयारी करना। तो आपका विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। जैसे इसमें पहला है कालीबंगा, तो कालीबंगा एक स्वयंदेव स्थल है, पहले में 2 हो जाएगा। तिरुपति में वेंकटेश्वर मंदिर, तो फर्स्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर मार्तंड मंदिर, तो सी में 4 हो जाएगा। इसके बाद गुजरात में लोथल है, तो 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 सही आंसर होगा। 2 1 4 2 1 4 3 तो कोई ऑप्शन ही नहीं इसमें है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए कालीबंगा आपका सिंधु घाटी हो गया, तो ये में 2 हो गया। तिरुपति बेसिकली जो है आपका वेंकटेश्वर मंदिर हो गया, तो ए में 2, बी में 1 और सी में आपका 4 आएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मार्तंड मंदिर है, गुजरात में लोथल है। तो ए में 2, बी में 1, सी में 3। ये इसका मतलब एक कोई भी आंसर इसमें सही नहीं, विकल्प हमारा गलत है। तो आपका सही उत्तर होगा, ये आप कर लीजिएगा, ये ए में आपका हो जाएगा 2, इसको कर लीजिएगा 2, इसके बाद 1, फिर 4, फिर 3, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में जो कुछ ग्रंथों के नाम है, सेकंड में जो है उनसे संबंधित उनके रचनाकारों के नाम है। तो इसमें देखिए फर्स्ट में क्या है, कुमार पाल चरित। तो कुमार पाल चरित किसकी रचना है? कुमार पाल चरित जो है हेमचंद की रचना है। तो ए में आपका 3 हो जाएगा, ए में 3 हो जाएगा। इसके बाद जो गौड़हो वाकपति राज की रचना है, तो इसमें बी में 1 हो जाएगा। इसके बाद हमीर महाकाव्य नयनचंद सूर से संबंधित है, तो 4 हो जाएगा। प्रबंध कोश राजशेखर से संबंधित है, 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2 3 1 4 2 विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसमें भी जो है आपको मिलान करना है। तो पहले इसमें आ जाएगा दबीर। तो दबीर जो बेसिकली इसमें क्या है, तो दबीर का कार्य क्या था, समारोह का प्रधान होता था। तो ए में 1 हो जाएगा। सर्रे नौबत क्या काम करता था, ए में 1 हो गया। सर्रे नौबत का काम होता था सेना की कमान, तो ए में 1, सी में 3। और मजूमदार का क्या काम था, लेखाकार होता था, 4 है। और चिटनिस राजा को पत्राचार में पहुंचाता था मदद। तो 1 3 4 2 1 3 4 2 विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो अब इसमें जो है सूची फर्स्ट में सूची सेकंड में मिलान करना। देखिए अब आप ऐसे कर लीजिए कि जैसे बागजार अफसान है, तो बागजार अफसान बाबर से संबंधित है, तो 1 में हो जाएगा 3। इसके बाद बुलंद दरवाजा अकबर से संबंधित है, तो 1 में हो जाएगा इसमें 1। मान मंदिर अब राजा मान सिंह से संबंधित है, 4 हो जाएगा। हौदे शमसी जो इल्तुतमिश से संबंधित है, 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2 3 1 4 2 विकल्प 3 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। ये भी प्रश्न थोड़ा सा बहुत सही नहीं लग रहा। राजा राम मोहन राय देखिए यहाँ पे ब्रह्म समाज भी दिया, आत्मीय सभा भी दिया। तो राजा राम मोहन राय यहाँ पे आत्मीय सभा हो जाएंगे। ए में हो जाएगा 3।
इसके बाद आपका आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज से हो जाएंगे, तो आत्माराम पांडुरंग फिर 4 हो जाएगा आपका। इसके बाद केशव चंद्र सेन, तो केशव चंद्र सेन आपके हो जाएंगे आदि ब्रह्म समाज से, तो फर्स्ट हो जाएगा। और देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे ब्रह्म समाज से, ये हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2 आपका सही आंसर होना चाहिए। 3 4 1 2, 3 4 2 1 है इसमें, 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसमें देखिए कुछ कांग्रेस अधिवेशन है और उनके अध्यक्षों के नाम है। तो वैसे बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन 1912, तो बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन 1912 जो कि बांकीपुर बिहार में हुआ था, रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर इसके थे, तो ये में 3 हो जाएगा आपका। इसके बाद कलकत्ता अधिवेशन 1906 दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, तो 4 हो जाएगा। अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन 1921 हकीम अजमल खां हो जाएंगे, फर्स्ट हो जाएगा। तो 3 4 1। और कांग्रेस का विशेष अधिवेशन एनी बेसेंट 1917 में, हाँ ठीक है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 विकल्प 1 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो देखिए इसमें सूची फर्स्ट में क्या है, मार्क ब्लैंक, मार्क ब्लैंक की रचना है द हिस्टोरियन क्राफ्ट्स, द हिस्टोरियन क्राफ्ट्स, तो ए में हो जाएगा आपका 3। और E.S. कार की रचना है व्हाट इज हिस्ट्री, तो बी में हो जाएगा 4। तो 3 4 3 4 विकल्प आपका 4 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण के आचरण से हमें निम्नांकित में से किसके बारे में शिक्षा मिलती है। तो भगवान कृष्ण का जो आचरण है विश्व तत्व है, ये बिल्कुल सही है। व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान, ये भी सही है। विकल्प सी सच्ची मैत्री, ये भी सही है। विकल्प डी है भावनाओं का संतुलन, ये भी है। विकल्प ई है फूहड़ पात्र, ये बिल्कुल गलत है। तो ABCD इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। ABCD, एक सेकंड कहाँ आगे चले आए, ABCD विकल्प 2 हमारा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जैन धर्म के सतत अस्तित्व के कारण है। तो भारत में जैन धर्म के सतत अस्तित्व कारण है जी और जीनो, तो बिल्कुल सही। अहिंसा परमो धर्म, ये भी सही है। व्यापार और वाणिज्य, ये भी सही है। खून के बदले खून की प्रकृति, जब अहिंसा की बात है तो है ही नहीं। मानव बंधुत्व, ये भी है। तो ABCE आपका सही आंसर होगा इसमें, ABCE विकल्प 2 सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए मौर्य सम्राट अशोक का राजाभिषेक 261 BC में हुआ था, ठीक। और यूची ट्राइब अभी बाद में देख लेते हैं इसको। अंतिम मौर्य शासक सम्राट बृहद्रथ की पुष्यमित्र द्वारा हत्या 284 BC हो जाएगा। सिकंदर ने डेरियस को पराजित किया लगभग 333 BC में किया था। सिकंदर और पोरस के मध्य संघर्ष 323 मान लीजिए, 323 ईसा पूर्व या 22 ईसा पूर्व के बाद मान लीजिए, 23 मान लीजिए इसको। अब इसको हम, और लास्ट में आपका आ जाएगा ये आपका यूची ट्राइब वाला, क्योंकि इसी के बाद कुषाणों और उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, देखिए अब सबसे पहले क्या आ रहा है आपका अशोक का राजाभिषेक, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो नहीं, सबसे पहले आपका सिकंदर और पोरस, नहीं सॉरी यहाँ आ जाएगा सिकंदर और डेरियस का आ जाएगा। सबसे पहले हमें डी आ जाएगा, फिर वह सिकंदर और पोरस के मध्य संघर्ष आ जाएगा, ई आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका, हाँ इसके बाद ए आ जाएगा अशोक का राजाभिषेक। इसके बाद पुष्यमित्र द्वारा बृहद्रथ की हत्या आ जाएगी, सी आ जाएगा। लास्ट में आपका बी आ जाएगा। तो DEACB विकल्प 1 आपका सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वर्णाश्रम धर्म से निम्नांकित में से किसका महत्व निरूपित होता है। तो पहला है बौद्धिक योग्यता, ये तो सही है।
और विकल्प है समाज के कार्य कारण की रक्षा करने की शक्ति, ये भी सही है। व्यापार और वाणिज्य का महत्व, ये भी सही है। श्रमिकों और कर्मकारों की अवस्था, ये भी सही है। इसमें जात प्रथा को बढ़ावा दिया गया, ऐसा इसमें कोई प्रावधान इसका उद्देश्य नहीं था। तो ए बी सी डी आपका सही आंसर होगा, विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, आरंभिक भारत से ही भारत कृषि आधारित उद्योगों में विश्वास करता था, इसका कारण निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में वृद्धि थी। तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप, कृषि उत्पाद सही है, धातु कर्म उद्योग ये भी सही है, कुटीर उद्योग ये भी सही है, और एक व्यक्ति की आवश्यकताओं पर आधारित ये भी, विदेशी मुद्रा संचय इसका कोई उद्देश्य नहीं था। तो ए बी सी ई आपका सही आंसर होगा, ए बी सी ई, विकल्प 3 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत से बाहर हिंदू उपनिवेशों की स्थापना निम्नांकित में से किनके प्रयासों की परिणति है। तो भारत से बाहर जो है पल्लवों के समय में भी हुई, चोलों के समय में भी हुई है, विजयनगर साम्राज्य में भी हुई है, मौर्य साम्राज्य में भी, खिलजी वंश का कोई इसमें योगदान नहीं है। तो ए बी सी ई आपका सही आंसर है, ए बी सी, विकल्प 4 हमारा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें देखिए थोड़ा सा है कि सबसे पहले देखिए इसमें है, गोवा के पुर्तगाली वायसराय द्वारा एंटोनियो कैब्रल को अकबर के दरबार में राजदूत के रूप में भेजना, मुझे लगता है 1573 के आसपास की घटना है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1564 है। रानी दुर्गावती का निधन है आपका 1564 में, ये भी हुआ है, 1564 में ही है। महाराजा टोडरमल का निधन 1584 की घटना है। महाराणा प्रताप मुगल, हल्दी घाटी का युद्ध 1575। अब इसमें मिलान के लिए देखिए सबसे बाद आपका आ रहा है राजा टोडरमल का निधन, राजा टोडरमल का निधन, तो सबसे लास्ट में आ जाएगा डी आपका, ठीक है। और देख लेते हैं सबसे लास्ट टी किसमें, तो सी बी ई ए डी आपका सही आंसर होगा, सी बी ई ए डी। इसके बाद हमारा अगला है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार, इसमें सही, हाँ सही होगी, ठीक होगी, हाँ। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें देखिए क्या है, भारत में चक्री पहिया का प्रथम उल्लेख, मंसूरा सिंध में कागज का मिलना, मॉन्सलेट द्वारा सर्वप्रथम सिलेंडर और पिस्टन सीरीज का उल्लेख, बलुई घड़ी का भारत में प्रथम उल्लेख, और जावर में आसवन द्वारा जस्ते का पृथक्करण। इसका सही उत्तर होगा आपका विकल्प 2, बी ई ए डी सी। इसका एक्चुअली हमें सही अथेंटिक आंसर नहीं मालूम, तो यूजीसी ने जो आंसर दिया मैं आपको वही बता दे रहा हूँ, बी ई ए डी सी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित को उनकी स्थापना के आधार पर सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, सबसे पहले आपका मैकडॉनल्ड कमीशन, तो मैकडॉनल्ड कमीशन का समय लगभग 1901 है, 1901 है। कैंपबेल कमीशन 1865-66 का होगा, यह उड़ीसा के अकाल से संबंधित है। लायल कमीशन 1897, हंटर कमीशन 1882, स्ट्रेची कमीशन का 1878। अब इसको क्रम में लगाना है, तो सबसे लास्ट में आपका क्या आ रहा है, मैकडॉनल्ड कमीशन आ रहा है, ए लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे लास्ट में एक इसमें दो विकल्पों में है, तो अब देख लीजिए सबसे लास्ट में ए हो रहा है, और सबसे पहले इसमें किस में आ रहा है, मैकडॉल हो गया, कैंपबेल आ जाएगा, फिर 1865, फिर आ जाएगा आपका बी आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका 1878 स्ट्रेची कमीशन आ जाएगा, बी ई डी सी ए, बी ई डी सी ए, विकल्प 3 आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित को घटित होने के आधार पर सही कालक्रम में व्यवस्थित। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस 1908, ठीक। लाहौर षड्यंत्र केस 1915 में भी हुआ था, 1929 में भी हुआ था, देखते हैं मिलान करना पड़ेगा। काकोरी षड्यंत्र केस 1985, मेरठ
1929 से 33 इसका समय है, 29 से 33। कानपुर 1924। अब इसमें मिलान कर लीजिए, देखिए कौन सा उत्तर आपका सही आ रहा है। तो देखिए सबसे बाद में तो इसमें आ रहा है आपका मेरठ षड्यंत्र केस, सबसे लास्ट में डी आएगा, सबसे लास्ट में डी आएगा। तो डी जो है लास्ट में कोई ऑप्शन भी नहीं, इसमें लास्ट में बी आ रहा है। तो लाहौर षड्यंत्र केस को इन्होंने सबसे लास्ट में रखा है, लाहौर षड्यंत्र को उसके रखा है। तो अगर बी को सबसे लास्ट में रखा तो इसके पहले मेरठ आ जाएगा, तो डी बी जिसमें होगा, डी बी दोनों है, डी बी, ठीक है। तो आपका डी हो गया और बी हो गया। इसके बाद अब है आपका सबसे पहले आ रहा है आपका ए आ जाएगा, मुजफ्फरपुर, ठीक। उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर के बाद आएगा आपका कानपुर आ जाएगा, नहीं कानपुर, हाँ कानपुर आ जाएगा, ए ई। इसके बाद आपका काकोरी आ जाएगा, सी, ए ई सी डी बी, ए ई सी डी बी, विकल्प 2 इसमें सही होगा आपका। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो इसमें जो है हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले आपका है इसमें कि अभिकथन ये नवपाषाण काल में ही मानव मात्र का स्थापन प्रतिरूप अस्तित्व में आया, ये तो सही है। कारण है पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में संभवतः मानव ने एक स्थान पर बसने के बारे में नहीं सोचा था, दोनों सही है इसमें। तो ए और दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, विकल्प 1 हमारा सही होगा। इसके बाद हमारा अगला है, इसमें भी वही है, दो अभिकथन दिए गए हैं और हमें उसमें से सही का चयन करना है। तो विकल्प ए है अभिकथन, सम्राट अशोक का अपने शिलालेख धर्मादेश 13 में कथन है कि ब्राह्मण और सम्राट पर समान आदर भाव रखे, 13 में नहीं 7वें में है इसका, ठीक है। तो ये गलत है। और कारण आ रहा है सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते हुए, बिल्कुल सही है। तो ए सही नहीं है, आर सही है, तो विकल्प 4 आपका सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी वही चीज है, तो कथन पढ़ देता हूं। गुरु नानक वर्ष 1521 में बाबर के भारत आक्रमण के दौरान महानरसंहार तथा जनता के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के चश्मदीद गवाह थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और कथन सेकंड है, मुगल सम्राट सिख गुरुओं के बढ़ते हुए महा से अवगत थे और अपना प्रभाव छोड़ने के लिए तथा संभव होने पर उन्हें नियंत्रित करने के लिए उन्होंने अपने से जोड़ने का प्रयास किया, है भी सही है। तो दोनों कथन सही, तो कथन ए और बी दोनों सही, विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, दोनों वही है, अभिकथन और कारण है। तो अभिकथन ए है, भूदान केवल ब्राह्मणों को दिया जाता था, भूदान केवल ब्राह्मणों को दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। और कारण है, इस तरह के अनुदान जात पर आधारित नहीं है, यहाँ तक विजयनगर साम्राज्य के शासन में नाई को भी दान दिया गया, ये भी हमारा सही है। तो ये गलत है, आर सही है, विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी आपका अभिकथन और कारण है। तो अभिकथन ए है, पाली भाषा में एक समय में पूर्वी भारत के कतिपय क्षेत्रों तक ही सीमित थी, बौद्ध काल में वह और अधिक प्रचलित हुई। और इसके बाद है, इसका कारण यह है कि ये तो सही है, इसके कारण है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी कृतियों के लिए पाली को अंगीकार किया था। उनका आधार वाक्य था पाली धर्मानुशासन उपरोक्त कथन के आलोक में। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो विकल्प 1 आपका सही आंसर होगा, सही व्याख्या भी है। अब एक पैराग्राफ पढ़ना हमें और पैराग्राफ के आधार पर हमें कुछ क्वेश्चन चयनित करना है। तो भाऊ को दक्षिण से कोई अतिरिक्त पुनर्बलन नहीं प्राप्त हुआ, उन्होंने जमुना के किले की पर्याप्त सुरक्षा
नहीं करने तथा दक्षिण से संबंध बनाए रखने की भी भारी भूल की थी। इस युद्ध में मराठा बुरी तरह पराजित और बर्बाद हो गए। उनके लिए आपदा थी। विश्वासराव और सदाराव भाऊ की हत्या हो गई थी। अधिकांश अधिकारीगण पराजित हो गए थे। तृतीय मराठा युद्ध की चर्चा है, पानीपत के तृतीय युद्ध की। सैन्य बल का एक बड़ा हिस्सा नरसंहार का शिकार हो गया और पूर्णतः नष्ट हो गया। शेष सैनिकों का पीछा कर उनकी हत्या कर दी गई। विजेताओं ने बड़े पैमाने पर धन को जब्त कर लिया था। अनुमानतः मराठा को कुल 50,000 अश्व, 2 लाख मवेशी, हजारों ऊंट, कई सौ गज और भारी मात्रा में नगद राशि और जेवर की हानि हुई थी। अब इसमें देखिए है ये चीज़ है, निम्नांकित गद्यांश में से किस महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में उल्लेख है? तो इसमें जो है पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में, पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में इसमें उल्लेख है ना। तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इस युद्ध का मुख्य सेनापति कौन था? तो मुख्य सेनापति तो था विश्वासराव। मुख्य सेनापति कौन था? नहीं, सदाशिवराव भाऊ था। तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से युद्ध का परिणाम नहीं था। तो पहला है, मराठा ने उत्तर भारत में अपना समर्थन खो दिया, ये तो था ही। मराठाओं को जनमानस, धन और सैन्य शक्ति की भारी क्षति, ये भी था। इस भयावह आपदा का समाचार सुनते ही पेशवा बालाजी राव का निधन हो गया, ये भी हमारा सही है। और डी है, इसके फलस्वरूप अहमद शाह अब्दाली के लिए उत्तर भारत में साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। उसने भारत में अपना कोई साम्राज्य स्थापित करने का उसकी कोई इच्छा नहीं थी, यह गलत है। तो विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। अगला है, इस युद्ध के चश्मदीद गवाह थे। इस युद्ध के चश्मदीद गवाह कौन थे? काशीराज पंडित थे। विकल्प 2 हमारा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से क्या मराठा के पराजय का कारण नहीं था? तो इसमें जो है मराठा की पराजय का क्या कारण नहीं था? विकल्प ए, उत्तर भारत के सभी मुस्लिम शासक मराठाओं के विरुद्ध एकजुट हो गए थे। तो ये तो कारण था, ठीक है। दूसरा था, सूरजमल जाट के अलावा हिंदू शासकों ने इसमें भाग लिया और भाऊ का समर्थन नहीं किया। इस शासकों इसमें भाग और भाव का समर्थन नहीं किया, भी सही है। 3, मराठा युद्ध कर्म और गौरवपूर्ण कृत्य करने में कमजोर पड़ गए थे। नहीं, ऐसा नहीं है, तो गलत है। और विकल्प 4, मराठा के प्रधानों में अभिमान मुहिम की योजना के संबंध में मतांतर था, ये भी सही है। तो विकल्प 3 ही आपका सही होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा फिर अगला पैराग्राफ है, एक गद्यांश पढ़ना है, उसमें से संबंधित प्रश्नों को चयन करके उनका उत्तर चयनित करना। भारत में 1857 में घटित क्रांति का दावा करने वाले लेखकों ने उसके होने के वास्तविक कारण पर चर्चा करने का प्रयास नहीं किया। सभी बड़ी धार्मिक और राजनीतिक क्रांतियों में उन सभी अंगों को एक साथ सशक्त करना असंभव है जिनकी पूरी समझ के बिना वे पूर्णतः असंगत है। मैजनी ने कार्ले द्वारा फ्रांस की क्रांति के बारे में अपने एक आलोचनात्मक लेख में कहा है कि प्रत्येक क्रांति का एक मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए। क्रांतिकारी आंदोलन का आधार तुच्छ, महत्वहीन और क्षणिक शिकायत नहीं हो सकती है। क्रांतिकारी युद्ध का इतिहास लिखने के क्रम में अंग्रेजी लेखकों ने किस प्रकार की गलतियां की हैं, उनके विवरण और कथानक भ्रामक और अनुचित विचारों पर आधारित हैं, जिससे क्रांति की पूरी आत्मा या उसको भावना पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है या विरूपित हो जाती है। इसकी युक्ति प्रस्तुत करने के लिए अंग्रेजी इतिहासकार उत्तरदायी हैं, जिन्होंने चर्बीदार कारतूस के अफवाह को विद्रोह का तात्कालिक कारण बताया। इतनी ही भ्रामक यह सिद्धांत है कि अवध को अपने राज्य में मिलाए जाने के कारण विद्रोह हुआ था। महान सिद्धांत थे स्वधर्म और स्वराज। दीन की गर्जना जो धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई, जब धर्म के विरुद्ध चालाकी, खतरनाक और वृद्धमकारी आक्रमण जीवन से अधिक महंगा हो गया, भयावह रूप में इसमें स्वराज की
प्राप्ति की पावन कामना में गुलामी की जंजीर से बंधना पड़ा। स्वराज स्थापना की घोषणा में दिल्ली के शासक का कथन है कि भारत के हिंदू और मुसलमान जागो भाइयों, ईश्वर के सभी उपहारों में सर्वाधिक कृपापूर्ण ईश्वर का उपहार है। अब इसके संबंध में हमें जो है कुछ कथन दिए गए हैं और उनका आंसर देना है। तो पहला है कि कार्ले द्वारा फ्रांस की क्रांति का आलोचनात्मक लेख कौन सा है? तो कार्ले द्वारा फ्रांस की क्रांति का जो आलोचनात्मक लेख मैजनीस से संबंधित है। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। अगला है, स्वराज के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ खड़ा होने के लिए किसने बुलाया? तो दिल्ली का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसने बुलाया था। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, दीन दीन का क्या अर्थ है? सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो दीन दीन केवल हिंदुत्व की सुरक्षा गलत है, केवल इस्लाम की सुरक्षा गलत है, किसी के खुद के धर्म की सुरक्षा यह तो सही हो सकता है, गैर धर्म की सुरक्षा इससे कोई मतलब नहीं। तो विकल्प 3 आपका इसमें सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या विद्रोह का प्रेरक कारण था? तो विद्रोह का प्रेरक कारण जो माना जाता है, चर्बी वाले कारतूस को माना जाता है 1857 के। तो विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या विद्रोह के इतिहास के बारे में सही नहीं है? तो इसमें है, एक क्रांतिकारी आंदोलन तुच्छ और क्षणिक शिकायत पर आधारित नहीं हो सकता, ये तो सही है। विकल्प बी है 2 है, अंग्रेजी लेखकों ने विद्रोह का सही स्पष्टीकरण दिया है। कहाँ दिया? बिल्कुल नहीं दिया, उन्होंने भ्रामक विवरण दिए हैं। विकल्प बी गलत है। विकल्प सी, स्वधर्म और स्वराज महान सिद्धांत, बिल्कुल सही है। यह सभी महान क्रांतिकारियों का संगत कड़ी को सही कारण समझाने के लिए जोड़ना नामुमकिन है, यह भी हमारा सही है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर होगा कि अंग्रेजी लेखकों ने विद्रोह का सही स्पष्टीकरण दिया है। अगला प्रश्न है, अच्छा बस अब नहीं है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की, जो आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के सभी प्रश्न यूजीसी नेट परीक्षा 2023 में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।